स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल नौकरी वाला पर। आज से हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन कब से और क्यों प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे उन्होंने कैसे अपना साम्राज्य विस्तार किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग उस समय भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध कैसे थे। बात करें भारत और यूरोप के बीच के व्यापार का, तो भारत और यूरोप के बीच का व्यापार प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। प्राचीन काल में ही हमारे हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक जगह मिलता है लोथल, जहाँ पे बंदरगाह के साक्ष्य प्राप्त होते हैं और वहाँ से प्राप्त मोहरों से पता चलता है कि हमारा जो भारत है उसका यूरोपीय देशों यानी विदेशों के साथ व्यापार जो है बहुत पुराने काल से ही चला आ रहा है। यह व्यापार मध्यकाल में भी चला, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यूरोप वासियों को नए समुद्री मार्ग खोजने पड़े भारत आने के लिए, उसको हम लोग समझेंगे। तो बात करते हैं सन 1453 की। उससे पहले 1453 के पहले भारत और यूरोप के बीच स्थल मार्ग से व्यापार होता था। वो स्थल मार्ग कौन सा था, कैसे व्यापार होता था, इसको हम थोड़ा मानचित्र के हिसाब से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं मानचित्र में कि कैसे भारत और यूरोप के बीच व्यापार होता था, किस मार्ग से व्यापार होता था और ऐसा क्या कारण बना कि उन्हें समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो ये हमारा इंडिया है और इंडिया से ये पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक और ये तुर्की होते हुए ये यूरोपीय देशों के साथ व्यापार होता था। अब यहाँ पे हम बात करें इस भाग का, ये जो तुर्की और यूरोप के बीच का जो भाग है, इस भाग पे उस समय कुछ घटनाएं हुई। 1453 में कुछ घटनाएं हुई जिससे कि ये जो हमारा मार्ग है, ये मार्ग जो स्थल मार्ग है, ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो उस भाग में क्या घटनाएं हुई, तो इस पार्ट को हम लोग, ये जो हमारा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस पार्ट को हम लोग जूम करके देखते हैं और बताते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था उस समय जिससे कि ये मार्ग बंद हो गया और यूरोपियों को नए समुद्री मार्ग की खोज करनी पड़ी। तो सबसे पहले हम लोग तुर्की वाले हिस्से को जूम करके देखते हैं कि तुर्की वाले हिस्से को जूम करके देखेंगे तो यहाँ पे हमको दो समुद्र देखने को मिलते हैं। एक है मेडिटेरियन सी, जिसे कि भूमध्य सागर भी कहते हैं, और एक है ब्लैक सी, जिसे कि हम लोग काला सागर कहते हैं। और इधर ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा एशिया का हिस्सा है, ये एशिया है। और ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला ये जो हिस्सा है, ये हमारा यूरोप है। तो यूरोप और एशिया को जोड़ता है कौन सा जगह, तो यूरोप और एशिया को जोड़ता है हमारा इस्तांबुल। ये जो जगह है इस्तांबुल, जिसे कि उस समय कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। यही इस्तांबुल वो जगह है जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ता था। अगर इस भाग को हम जूम करके थोड़ा सा देखें तो ये भूमध्य और काले सागर के पास पास यहाँ पे एक और छोटा सा ये सागर है। इसको हम लोग देखें, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग मरमरा सागर कहते हैं। अभी इसको जूम करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सी ऑफ मरमरा, तो ये मरमरा सागर इसको कहा जाता है। और इसके इधर जो हम लोग बात करें तो ये कौन सा सागर था, तो इधर जो ये सागर था वो था हमारा काला सागर। तो ये हमारा काला सागर है और ये हमारा कौन सा सागर है, तो ये है मरमरा सागर। तो ये दो सागर थे और इनके बीच में मरमरा सागर और काला सागर, यहाँ से ये हमारा जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है एशिया और ये पार्ट है यूरोप। तो यूरोप और एशिया को जो जोड़ता है वो जोड़ता है इस्तांबुल। और इसके बीच में अगर हम लोग जूम करके देखें तो ये दोनों जो स्थल मार्ग हैं ये जुड़े नहीं हैं। यहाँ पे एक जल संधि है, ये देखिए, अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये जुड़ा हुआ मार्ग नहीं है, यहाँ पे ये जल संधि है, बीच में जल संधि है ये। तो ये दोनों स्थल जुड़े हुए नहीं हैं। ये इस जल संधि को हम लोग बोलते हैं बास्फोरस की जल संधि। तो ये बास्फोरस की जल संधि जो होता है ये यूरोप और एशिया को आपस में जोड़ता है। यहीं पे ये जगह है इस्तांबुल, जिसे कि पहले ज़माने में कुस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था। इससे पहले 1453 के पहले क्या था कि ये जो हमारा यूरोप का हिस्सा था, यहाँ एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, रोमन साम्राज्य। और यहाँ पे जो ये वाला तुर्की का हिस्सा है, इसमें एक छोटा सा साम्राज्य था,
उस्मानिया, ये उस्मानिया साम्राज्य था। तो ये दो साम्राज्य उस समय थे। उस्मानिया बहुत छोटा सा साम्राज्य था, रोमन बहुत ही विशाल साम्राज्य था। बाद में ये जो रोमन साम्राज्य था ये दो पार्टों में टूट जाता है, एक पूर्वी रोमन और एक पश्चिमी रोमन। पश्चिमी रोमन को हम लोग बैजेंटीनिया साम्राज्य भी कहा जाता था। तो बैजेंटीनिया साम्राज्य में ही हमारा ये कुस्तुनतुनिया आता था, यानी इस्तांबुल आता था। क्या होता है कि उस समय उस्मानिया साम्राज्य धीरे धीरे मजबूत होता है और 1453 में ये जो इस्तांबुल था, जो कि एशिया से यूरोप जाने का मार्ग था, इस पे उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता है। यानी ये जो इस्तांबुल था इसी को हम लोग कुस्तुनतुनिया जानते हैं और इस पे उस्मानिया साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता है। अब उस्मानिया साम्राज्य जो है वो तुर्की के अधीन आता है, तो तुर्की साम्राज्य का एक तरह से कहें कि तुर्की साम्राज्य का नियंत्रण हो जाता है। और तुर्की साम्राज्य जो है ये यूरोप और भारत के बीच का जो ये स्थल मार्ग का व्यापार था उसे क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब बंद कर देता है तो अब भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता है स्थल मार्ग से, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो भारत और यूरोप के बीच ये जो स्थल मार्ग से ऐसे होते हुए ईरान इराक होते हुए ये जो इस्तांबुल से होकर के ये यूरोप में व्यापार होता था, ये मार्ग क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। उस्मानिया साम्राज्य के नियंत्रण की वजह से ये मार्ग बंद हो जाता है। अब यूरोपवासियों को भारत के साथ व्यापार करने के लिए नए मार्ग की खोज करनी पड़ती है। भारत और यूरोप के बीच व्यापार का ये स्थल मार्ग बंद हो जाने की वजह से अब यूरोपवासियों के पास दो ऑप्शन बचे थे। एक, या तो वो ये भूमध्य सागर से होते हुए अरब आए और अरब से होकर के फिर से ये खाड़ी से होते हुए भारत में व्यापार करें। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत थी कि ये जो अरब का एरिया था ये रेगिस्तानी एरिया था और यहाँ पे लूटपाट का ज़्यादा खतरा होता था और इन्हें अगर ज़्यादा सामान लाना हो तो पहले कुछ स्थल मार्ग से फिर समुद्र से ऐसे बदल के जाना पड़ता था, जिसमें बहुत ही प्रॉब्लम होती थी। तो इसलिए उन्होंने एक नए समुद्री मार्ग को खोजने का फैसला किया। उस समय 1453 में पुर्तगाल कहाँ पे है, तो इसको हम लोग देखेंगे मानचित्र में। ये जो स्पेन है ये हमारा, स्पेन के पास ये है हमारा पुर्तगाल। तो पुर्तगाल का एक शासक था प्रिंस हेनरी, जिसे द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। वो समुद्री मार्गों की खोज में बहुत रुचि लेता था। तो उसने पुर्तगाल यात्रियों को समुद्री मार्ग खोजने के लिए, भारत को खोजने के लिए पुर्तगाल यात्रियों को भेजा। इस क्रम में सबसे पहले हमारा जाता है कोलंबस पुर्तगाल से निकलता है भारत की खोज के लिए और उसके पास कोई मैप न होने की वजह से वो भारत की खोज के लिए यहाँ से पुर्तगाल से ऐसे निकलता है, परंतु वो रास्ता भटक करके और वो पहुँच जाता है अमेरिका। और इस तरह से कोलंबस अमेरिका की खोज करता है। कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के कुछ सालों के बाद एक अन्य पुर्तगाली यात्री वार्थो ड्यूमलियाज पुर्तगाल से निकलता है और पुर्तगाल से निकल करके वो अफ्रीका के तट के किनारे किनारे वो होते हुए भारत के लिए चलता है और अफ्रीका के निचले हिस्से यानी दक्षिणी हिस्से में जा कर के वो केप ऑफ गुड होप पे पहुंच करके, जिसको उत्तमाशा अंतरिक्ष के नाम से भी जानते हैं, तो केप ऑफ गुड होप पर पहुंच करके वो फिर से क्या करता है, वो यहाँ से वापस वो चला जाता है। तो इस तरह से ये वार्थो ड्यूमलियाज जो दूसरा पुर्तगाली यात्री था जो भारत के लिए निकलता है, परंतु वो भी अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप यहाँ पे आकर के वो वापस चला जाता है। वार्थो ड्यूमलियाज के बाद एक तीसरा पुर्तगाली व्यक्ति वास्को डी गामा वो भारत के लिए निकलता है और वो भी जिस रास्ते से वार्थो ड्यूमलियाज भारत पहुंचने की कोशिश किया था उसी रास्ते से वो भी भारत के लिए निकलना शुरू करता है। तो वो पुर्तगाल से यहाँ से निकलता है और अफ्रीका के तट के किनारे किनारे होते हुए वो भी सबसे पहले वार्थो ड्यूमलियाज की तरह से
केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है। केप ऑफ गुड होप पहुंचने के बाद वहां पर उसे एक अब्दुल मनिक नाम का अरबवासी मिलता है, जिसकी सहायता से अब वो केप ऑफ गुड से सबसे पहले वो मेडागास्कर के पास से होते हुए केन्या पहुंचता है और केन्या के पास से वो सीधा हिंद महासागर को पार करते हुए अब्दुल मनिक की सहायता से इंडिया के कालीकट नामक स्थान पे पहुंचता है। तो इस तरह से यूरोपवासी भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज करते हैं। तो चलिए अब इसके फैक्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। मानचित्र में हम लोगों ने देख लिया, अब इसके हम लोग फैक्ट के बारे में देखेंगे। तो हम लोगों ने देखा कि सन 1453 में कुस्तुनतुनिया, जिसे कि इस्तांबुल के नाम से आज जाना जाता है, उस पर उस्मानिया साम्राज्य यानी तुर्की का नियंत्रण हो जाता है, जिससे कि भारत और यूरोप के बीच का जो स्थल मार्ग व्यापार था वो बंद हो जाता है। अब यूरोपी जो होते हैं नए समुद्री मार्ग की खोज करने लगते हैं। इसी क्रम में एक स्पेन यात्री कोलंबस मार्ग भटक कर कहाँ पहुँच जाता है, अमेरिका पहुँच जाता है, जहाँ पे बाद में ब्रिटेन और फ्रांस वाले वहाँ जा कर के कॉलोनी बना लेते हैं। इसके बाद पुर्तगाल में एक शासक था प्रिंस हेनरी, जिसे कि द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। वो क्या करता है कि कुछ भारत से समुद्री मार्ग के लिए कुछ नक्शा बनवाता है, जिसके आधार पर 1487 में कोलंबस के जाने के कई सालों के बाद 1487 में एक अन्य पुर्तगाली यात्री वार्थो डुमिलियाज ये निकलता है भारत के लिए, परंतु वो भी अफ्रीका के दक्षिणी तट उत्मासा अंतरिप, जिसे कि केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, वहाँ पे पहुंचकर वापस लौट जाता है, जैसा कि अभी हम लोग ने मानचित्र में देखा। और फिर वार्थो डुमिलियाज के बाद वास्को डी गामा निकलता है भारत के लिए और फाइनली वो भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज कर देता है, जिसे कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। वास्को डी गामा के भारत पहुंचने के बाद भारत में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आती हैं और व्यापार करती हैं। यूरोप के विभिन्न देशों से अनेकों यूरोपीय कंपनियां आती हैं और यहाँ पे व्यापार करती हैं। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे कि यूरोप की वो कौन कौन से देश से जहाँ से कंपनियां भारत में आई और भारत से व्यापार की और अंत में साम्राज्य विस्तार भी की। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए थे 1498 में और उनकी जो कंपनी थी एस्टाडो द इंडिया, उसकी स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद भारत में दूसरे नंबर पे डच आए, जो कि 1605 ईस्वी में भारत आए थे और इनकी कंपनी का नाम था वरिंदगे ओस्ट इंडिया और ये कंपनी स्थापित हुई थी 1602 ईस्वी में। पुर्तगाली और डच के बाद तीसरे नंबर पे आते हैं ब्रिटिश। ये 1608 ईस्वी में भारत आते हैं और इनकी कंपनी स्थापित होती है 1600 ईस्वी में। इनकी कंपनी डचों से पूर्व स्थापित हो जाती है, लेकिन ये भारत में आते हैं डचों के 3 साल के बाद और इनकी कंपनी थी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। इसी कंपनी को बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया गया। तो इस तरह से सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच और फिर ब्रिटिश भारत आते हैं। तत्पश्चात चौथे नंबर पे डेनिश भारत आते हैं। डेनिश 1616 ईस्वी में भारत आते हैं और इनकी जो कंपनी थी वो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और इसकी स्थापना भी 1616 ईस्वी में, यानी उसी साल स्थापित हुआ और उसी साल ये भारत में आते हैं और व्यापार करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फ्रांसीसी आते हैं हमारा 1667 ईस्वी में और इनकी जो कंपनी है वो कंपनी द ओरिएंटल, जो कि 1664 में स्थापित होती है और 3 साल के बाद यानी 1667 में फ्रांसीसी भारत में आते हैं। और सबसे लास्ट में आते हैं स्वीडिश भारत में 1731 में आते हैं। इनकी कंपनी का नाम था स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ये 1731 में भारत आते हैं, यानी इनकी भी कंपनी उसी साल स्थापित होती है और 1731 में ये भारत आते हैं और व्यापार करते हैं। अब अधिकतर ये क्रम पूछ देता है कि कौन भारत में सबसे पहले आया था, तो ये क्रम से लिखा हुआ है, ये भारत में आने का ये क्रम दिया हुआ है। इसी क्रम में
यूरोपीय जो थे वो भारत आए थे, यानी सबसे नंबर 1 पे आए थे पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी और फिर स्वीडिश। लेकिन अगर कंपनी स्थापना की बात करें तो इनके आने का क्रम और कंपनी का स्थापना का क्रम में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर कंपनी स्थापना की बात करें तो पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले स्थापित हुआ था, उसके बाद हमारा ब्रिटिश कंपनी स्थापित हुई थी, लेकिन वो भारत आई तीसरे नंबर पे। और फिर 1602 में यानी तीसरे नंबर पे कंपनी स्थापित हुई डचों की, लेकिन वो भारत दूसरे नंबर पे आई थी। तो यहाँ पे थोड़ा क्रम में डिफरेंस है, बाकी क्रम में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यह अधिकतर क्रम मिलान के लिए आ जाता है, तो यह हमें चार्ट याद रखने की ज़रूरत है। इसका पीडीएफ अगर आप लोग चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाए। पीडीएफ हर एक वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम लिंक पे दे दिया जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलें, टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। एक महत्वपूर्ण सूचना है, बिहार एसएससी इंटर लेवल का फ्री बैच शुरू कर दिया गया है और ये 40 दिनों का बैच है। इसमें पूरी कोर्स फ्री के लिए है, ये केवल पूरा कोर्स ख़त्म करने की गारंटी है। तो अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर एंट्री BSSC लिख करके सेंड करें, जिसके बाद आपको इस फ्री बैच से जोड़ दिया जाएगा और आपको सारे लिंक, महत्वपूर्ण लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो BSSC इंटर लेवल का बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं फ्री में तो व्हाट्सएप पे एंट्री BSSC लिख करके सेंड करें। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया गया है, तो आप व्हाट्सएप पे एंट्री BSSC लिख करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पुर्तगाली और डचों का आगमन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें।